तो चलिए कंटिन्यू करते हैं पी ब्लॉक को, और अपन लोग ऑलमोस्ट 15 ग्रुप कंप्लीशन की तरफ है। अभी तक अपन ने नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स है वो कंप्लीट कर लिए हैं। उनका हर एक चीज़ जो अपन ने 4 हेडिंग लिखे थे और वो हर चारों की चारों हेडिंग अपन ने कंप्लीट की है। अब आती है फॉस्फोरस की बारी। फॉस्फोरस में सबसे पहले अपन फॉस्फोरस के कंपाउंड उठाने से पहले सबसे पहले उसका एलोट्रोप सीखेंगे। अपने को पता है 15th ग्रुप में नाइट्रोजन अपना एलोट्रोप नहीं बनाता, एम्स का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। कभी एम्स में क्वेश्चन पूछा होता है कि कौन अपना एलोट्रोप नहीं बनाता इस ग्रुप में, 15th ग्रुप में नाइट्रोजन अपने एलोट्रोप्स नहीं बनाता, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं 15th ग्रुप में फॉस्फोरस पे आते हैं। पहले फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स लेंगे, उसके बाद में इसके कंपाउंड्स। इसके कंपाउंड में मेनली अपने को 2 की चर्चा करनी है, एक फॉस्फीन और इसके कुछ हैलाइड जैसे PCl5 और PCl3 के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद में एज यूजुअल इसके ऑक्सी एसिड, ठीक है। तो एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस को कंटिन्यू करते हैं अपन लोग। चलो हेडिंग डालते हैं एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस। एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस। देखो फॉस्फोरस के 3 एलोट्रोप्स अपने कोर्स में है। फॉस्फोरस के 3 एलोट्रोप अपने कोर्स में है। पहला वाइट फॉस्फोरस, दूसरा रेड फॉस्फोरस और तीसरा ब्लैक फॉस्फोरस। ये तीनों फॉस्फोरस के एलिमेंटल फॉर्म होते हैं। पहली बात तो एलोट्रोप्स होता है क्या, थोड़ा सा आइडिया हालांकि पीछे बता चुका हूँ, फिर भी आप भूल गए हो तो वापस बता देता हूँ। एलोट्रोप्स मतलब सेम ही एलिमेंट का डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करना। जैसे कार्बन, ग्रेफाइट और डायमंड अपन छोटी क्लास में सीखते हैं, तो वहाँ से वो एग्जांपल भी लिया जा सकता है। कार्बन का जो डायमंड और ग्रेफाइट फॉर्म, दोनों में ही कार्बन है, प्योर कार्बन है, सिर्फ कार्बन है, लेकिन दोनों में कार्बन का अरेंजमेंट अलग अलग है। इस अरेंजमेंट की वजह से इनकी कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो गई, प्रॉपर्टी जैसे डेंसिटी चेंज हो गई, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। हाँ हो सकता है उनकी रेट डिफरेंट हो, जो रिएक्शन की स्पीड है वो डिफरेंट हो, अभिक्रिया की जो दर है वो अलग हो, लेकिन अभिक्रियाएं रिएक्शन सेम ही देगा, ठीक है। तो एलोट्रोप्स अपर रूप को ले रहे हैं, अपन ने लिखा भी, और इसके 3 एलोट्रोप्स हैं, वो लिखते हैं 1 बाई 1। सबसे पहले वाइट फॉस्फोरस, दूसरा रेड फॉस्फोरस और तीसरा ब्लैक फॉस्फोरस। सबसे पहले हेडिंग है वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखते हैं पहले अपन लोग। वाइट फॉस्फोरस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं। तो सबसे पहली बात करता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी में। वाइट फॉस्फोरस वाइट कलर होता है, लेकिन हल्का सा नीला, मतलब ब्लूइशनेस आती है उसमें, हल्की सी ब्लूइशनेस यदि प्योर वाइट फॉस्फोरस है तो, और चमकता है वो। वाइट फॉस्फोरस केमिल्यूमिनेसेंस, अंधेरे में चमकता है, इट ग्लोज इन डार्क। तो पहली बात ये सॉलिड होता है, ऑलमोस्ट वाइट कलर का, ट्रांसलेंट मतलब मोम जैसा होता है, हल्का सा ब्लूइशनेस होती है उसमें, और टॉक्सिक होता है, गार्लिक स्मेलिंग होता है। तो ये 4 फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आ गए हम। कैसा, सॉलिड होता है, गार्लिक स्मेलिंग होता है, टॉक्सिक होता है, और कलर वाइट होता है लेकिन हल्का सा ब्लूइशनेस इसके अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ये पानी में सॉल्युबिलिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर है। मैं लिख नहीं रहा, उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, पहली हो गई है। दूसरी फिजिकल आप लिख सकते हैं इनको चाहो तो, या NCERT से पढ़ सकते हो। दूसरी बात करता हूँ, ये पानी में नहीं घुलता, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन CH2, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड में ऑर्गेनिक सब्सटेंस में घुलता है, लेकिन पानी में नहीं घुलता है। इसी वजह से इसको पानी में प्रिजर्व किया जाता है, पानी में रखा जाता है। और वैसे भी मुझे याद कैसे रहता है सुनना, फॉस्फोरस है, नॉन मेटल है, जनरली जैसे कार्बन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं, तो आप प्रिजर्व कर सकते हो, उसमें रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो मैंने बोल भी थी, ये अंधेरे में चमकता है, इट ग्लोज इन डार्क, ये अंधेरे में चमकता है, ठीक है। तो 3 बातें आ गई फिजिकल प्रॉपर्टी में। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के लिए। तो इसमें 3 प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस किया आपके साथ में। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी जो लिखने वाली होगी भी लिखूंगा बड़े यह से। सुनो, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली बात कि ये केमिकली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये केमिकली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है,
जिसका कारण क्या है, क्योंकि अनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा अस्थायी होता है, और इसके अस्थायित्व का कारण जो होता है इसके स्ट्रक्चर से पता चलता है। तो हाईली रिएक्टिव या हाईली रिएक्टिव बिकॉज अनस्टेबिलिटी कारण ये हुआ है। और ये जो अनस्टेबिलिटी थी उसका कारण क्या है, एंगुलर स्ट्रेन। इस अनस्टेबिलिटी कारण क्या है, एंगुलर स्ट्रेन। ये समझते हैं कि एंगुलर, अब जब हाईली अनस्टेबल तभी तो रिएक्टिव हुआ, तो अनस्टेबिलिटी एंगुलर स्ट्रेन के कारण थी। और मैंने कहा इसको समझा जाएगा स्ट्रक्चर की हेल्प से। तो यहाँ इसके साथ में स्ट्रक्चर भी आ जाएगी, बहुत अच्छी चीज़ है। तो एक्चुअली P4 जो फॉस्फोरस होता है ना, P4 वाइट फॉस्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है। इसमें कैसी स्ट्रक्चर होती है देखना बेटा, एक फॉस्फोरस 3 फॉस्फोरस से कनेक्टेड होता है, फिर ये फॉस्फोरस भी 3 फॉस्फोरस से कनेक्टेड होता है, और ये फॉस्फोरस भी 3 फॉस्फोरस से कनेक्टेड होता है। ये आपको ट्रायंगुलर पिरामिड दिखा होगा, ट्रायंगुलर पिरामिड। ये ट्रायंगल है जो इस बेस पे रखा हुआ है, और ये एपेक्स है। ये P जो है ये एपेक्स पे रखा हुआ। थोड़ा सा मैं कलर करूं ताकि अच्छे से ये चीज़ दिखे अपने को। तो इस तरह से ये इसका एपेक्स है, इसकी चोटी है। और जितने भी PP बॉन्ड लेंथ है, भले ही अनइक्वल दिख रही हो क्योंकि 3D डायग्राम बनाया है, लेकिन सारे PP बॉन्ड लेंथ सेम है। तो इससे एक चीज़ बताई जा सकती है, यदि PP बॉन्ड लेंथ सारे सेम हैं तो इसका एंगल 60 डिग्री आना चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो एंगल है PP बॉन्ड एंगल, वो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अब एक और चीज़ देखना इसमें बेटा, यहाँ पर फॉस्फोरस में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 3 तो गए बॉन्ड में, एक पेयर बच गया, लोन पेयर। यदि इस फॉस्फोरस का मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूँ इस फॉस्फोरस का, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री क्या आती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री आती है टेट्राहाइड्रल। और ये टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री बताती है कि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट आना चाहिए, लेकिन एक लोन पेयर आ जाने की वजह से थोड़ा सा बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, अप्रोक्स 107 या 106 के आसपास आ जाना चाहिए। लेकिन ये बॉन्ड मिला कितना है, 60 डिग्री। बड़ी अजीब सी इत्तेफाक की बात है कि एक बॉन्ड नेचुरली 100 से ऊपर रहना चाह रहा था, पर आपने उस बॉन्ड को क्या किया, पिचका दिया ना। नेचुरली वो यहाँ रहना चाह रहा था 100 से अबाव, लेकिन आपने क्या किया, उसको पिचका कैसे, जोर लगा पिचका कैसे कर दिया, 60 कर दिया। तो ये जो बॉन्ड पेयर्स है, इसके बॉन्ड के जो पेयर्स है आपस में हाईली रिपेल नहीं करेंगे क्या, और इस रिपल्सन से वो टूटना नहीं चाहेंगे क्या, या इस रिपल्सन से अनस्टेबल नहीं हो जाएंगे क्या, और जब अनस्टेबल होंगे तो इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो जाएंगे क्या। तो इसका कारण क्या है, ये जो एंगल जो एक्सपेक्टेड था उससे प्रैक्टिकली कम पाया गया, तो रिपल्सन मिला। इसी को एंगुलर स्ट्रेन कहा गया, जोर लगा के उस एंगल को पिचकाया गया। अब नेचुरली अपन ने ये एग्जिस्ट तो नहीं करता, अपन इसको बनाते हैं, ठीक है। तो वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर अपन ने देख के बताया कि क्यों हाईली अनस्टेबल है। फिर फोर्थ पॉइंट है, ये बेसिक सब्सटेंस में इजीली रिएक्ट कर जाता है। बेसिक मीडियम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। बेसिक मीडियम बोले तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम होना चाहिए। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडाइज होना और उसी का रिड्यूस होना, एक ही तत्व का ऑक्सीकृत होना और उसी तत्व का अपचयित होना। इसमें क्या बनेगा, PH3 प्लस NaH2PO2। अब इसमें ध्यान से देखना कि फॉस्फोरस जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -3 में है, +1 में है। 0 से -3 में गया तो रिड्यूस हुआ, अपचयित हुआ, और 0 से +1 में गया ऑक्सीकृत या ऑक्सीडाइज हुआ। तो सेम ही फॉस्फोरस रिड्यूस भी हो रहा है और सेम ही फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे इसको एयर में रखा जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है। जैसे ही इसको एयर में रखा जाता है, तुरंत एयर से क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है और अपने 2 टाइप के ऑक्साइड बनता है, P4O6 और P4O10। डिपेंड करता है आपने एयर एक्सिस में लिया है या लिमिटिंग लिया है। यदि एक्सिस में लिया तो P4O10 बन जाएगा, लिमिटिंग में है तो P4O6 बन जाएगा। मतलब इसको एयर में रखते हैं अपना आप ये जल जाता है, हाईली रिएक्टिव है ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6th, इसके अलावा क्या केमिकल रिएक्शंस शो कर सकता है, तो इसके अलावा जो क्लोरीनेशन होता है इसका, इजीली क्लोरीन से रिएक्शन करोगे तो PCl5 PCl3 वगैरह
इजीली फॉर्म कर लेता है, मेटल्स के साथ रिएक्शन कर सकता है, PCl5 हो सकता है, PCl से डिपेंड करता है क्लोरीन कितना टिका है। अगला मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है, मेटल के साथ अपना फॉस्फाइड -3 फॉर्म वाला बना लेगा। तो कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज अपन ने ली है और ये सारा कंप्लीट होता है आपका वाइट फॉस्फोरस। क्या क्या सीखा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। अब आते हैं रेड फॉस्फोरस पे। तो रेड फॉस्फोरस भी सिंपल सा इससे कम है, वाइट फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा था अपने, मतलब कंपेरेटिवली रेड फॉस्फोरस का अच्छा खासा इसमें कंटेंट था। नेक्स्ट है, और ब्लैक फॉस्फोरस में ज़्यादा कोई मतलब नहीं है अपने कोर्स में। फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस में क्या होता है सुनना, ये वाइट फॉस्फोरस से ही बनाया जाता है। पहले इसका प्रिपरेशन पे चर्चा करेंगे। ये वाइट फॉस्फोरस से ही बनाया जाता है। वाइट फॉस्फोरस लिया जाता है, इसको हीट करते हैं अप्रोक्स 573 केल्विन पे, तो इससे रेड फॉस्फोरस बनता है। अब इसमें P लिखा है, P4 नहीं लिखा क्योंकि पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो चलो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, केमिकल इसका तो एक साथ कंबाइन में लेते हैं क्योंकि इसकी अलग से बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज दे ही नहीं रखी। पहली बात, ये मेटेलिक ग्रे लस्चर जो होता है ना, जो मेटेलिक ग्रे आयरन का लस्चर होता है वैसे चमकता है, और कलर इसका भी रेड ही होता है। जब इसको देखते हैं ना तो कलर इसका भी रेड ही होता है, लेकिन लस्चर ही होता है, इसमें चमक होती है मेटल जैसी। ठीक है, लस्चरिक चमक, अंधेरे में चमकना और ग्लो होना एक अलग अलग बात होती है ना, दोनों में डिफरेंस है। एक तो बोलूँ अंधेरे में चीज़ चमकती है, और एक मैं बोलूँ कि लस्चर है। तो रात को लोहा चमकता नहीं है, लेकिन फॉस्फोरस चमकता है रात को। और आप सब लोगों ने इसको देखा भी होगा, अपन लोग जो दुकान से घड़ियाँ खरीदते हैं ना, उसके नीचे जो बैकग्राउंड होता है वो एक कागज़ का होता है, उसको देखते हैं रात को अंधेरे जैसे लाइट जाती है तो बड़ा मज़ा आता है उसको देखने, चमक रहा होता है। तो क्या होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियम थोड़ी होता है वो। यदि रेडियम आप हाथ में बांध के घूमते तो नुकसान नहीं होता, वो तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो रेडियो वेव्स विकिरित करता है, जो अपने को नुकसान देती होगी, अल्फा बीटा गामा रे जो एमिट करता होगा अपने को नुकसान करती होगी, इसलिए उसमें रेडियम नहीं होता, उसमें फॉस्फोरस का ही कंपोजिशन होता है, वाइट फॉस्फोरस का। प्योर वाइट फॉस्फोरस नहीं होता, जल जाएगा बावड़ो, है ना। इसमें कुछ कंपोजिशन होता है वाइट फॉस्फोरस का, जिस वाइट फॉस्फोरस के कारण वो चमकता है। आगे बात समझ में, जैसे इस घड़ी में जो सुई है ना, उस पर ये वाइट कलर का जो है फॉस्फोरस लगेगा। जैसे लाइट बंद करूँगा तो चमकेगा, पर मैं अभी करूँगा नहीं, है ना, क्योंकि क्लास चल रही है। ठीक है डियर, तो वाइट फॉस्फोरस ग्लो करता है, लेकिन रेड फॉस्फोरस ग्लो नहीं करता। मेटेलिक लस्टर जरूर होता है, चमक होती है, लेकिन ग्लो नहीं करता। तो पहली बात, ये भी सॉलिड होता है, रेड कलर का सॉलिड होता है, और ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं होती, कोई बहुत स्पेसिफिक स्मेल नहीं होती, गार्लिक वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, और ये ग्लो भी नहीं करता। नॉट ग्लो इन वाटर, सॉरी नॉट ग्लो इन डार्क। ठीक है, वो थर्ड प्रॉपर्टी में लिखा था इसमें ग्लो वाला ना, तो इसमें लिख देंगे ग्लो नहीं करता। लेकिन इसमें सेकंड पॉइंट पता है क्या लिखा था, ये पानी में नहीं घुलता लेकिन CH2 में घुलता है। इसका एक डिफरेंट फॉर्म है, ध्यान से सुनना। ये पानी में नहीं घुलता लेकिन CH2 में घुल जाता है, लेकिन इसमें क्या था, ये पानी में नहीं घुलता लेकिन CH2 में भी नहीं घुलता। सही है ना, डिफरेंट आ गया दोनों में। पहले चमक वाला डिफरेंस आ गया, और दूसरा डिफरेंस क्या बोलते हैं, कलर का भी डिफरेंस है, टॉक्सिक का भी डिफरेंस। ये भी सुनना, ये नॉन टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो दूसरा नॉट सॉल्युबल, ये तो लिख लेते हैं क्योंकि डिफरेंट पॉइंट हो गया। H2 एंड CH2 दोनों में घुलता नहीं है। और उसके अलावा थर्ड पॉइंट, नॉट ग्लो इन डार्क, डार्क में ग्लो नहीं करता, और टॉक्सिक नहीं होता, नॉन टॉक्सिक। बड़ी अच्छी चीज़ है ना यार, वो जहरीला था, ये जहरीला नहीं है। चलो, फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर मोटा मोटी सब कुछ आ गया, और अपने इतना ही कुछ दे रखा है, इससे ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं दिया। हाँ, यदि आप pH 3 को सनलाइट में रखते हो तब भी रेड फॉस्फोरस बनता है। एक लास्ट और स्टार पॉइंट है, वो सुन लेना ध्यान से, जिस पे क्वेश्चन बनता है। रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस की तुलना में थोड़ा स्टेबल होता है, थोड़ा स्टेबल होता है। इस वजह से फ़ायदा क्या हुआ, थोड़ा स्टेबल है, तो इस वजह से ये मतलब जितना ये जल्दी जल जाता था ना, फायर कैच करता था, उतना इजीली ये फायर कैच नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, ये लेस रिएक्टिव, इसका कारण भी पता होना चाहिए। इसमें एंगुलर स्ट्रेंथ कुछ कम हो जाती है, इसमें एंगुलर स्ट्रेंथ कुछ कम हो जाती है,
पहली बात। तो दूसरी बात, एंगुलर स्ट्रेन कम क्यों हुई स्ट्रक्चर से पता चलेगा। स्ट्रक्चर जब देखेंगे ना तो रेड फॉस्फोरस पॉलीमरिक फॉर्म में पाया जाता है। मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने यहाँ पर P4 नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने P4 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा P4? क्योंकि P4 लिखते ही ये पॉलीमरिक फॉर्म नहीं कहलाएगी, एक मॉलिक्यूलर फॉर्म हो जाती है। लेकिन जो रेड फॉस्फोरस एक्चुअली वो कैसा होता है, पॉलीमरिक फॉर्म में पाया जाता है। तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, देखना ज़रा ध्यान से बेटा। इसमें मैं क्या लिखता हूँ, एंगुलर स्ट्रेन कम है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, या स्टेबिलिटी ज़्यादा लिख दो, स्टेबिलिटी इज मोर एज कंपेयर टू वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस के कंपेरिजन की स्टेबिलिटी क्या है, थोड़ी ज़्यादा है, जिसका कारण इसकी स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसी से एक्सप्लेन करता हूँ। इसी को एक और फॉर्म में बना सकता हूँ। इस P4 को देखो एक और फॉर्म में बना रहा हूँ। ये P, इससे एक P, इससे दूसरा P, इससे तीसरा P, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे, इसके 3 वैलेंसी, इसकी 3 वैलेंसी, ये पीछे से गया हुआ है, ध्यान रखना। ये जो बॉन्ड पीछे से गया हुआ है, देखो सबकी 3-3 वैलेंसी हो चुकी है। और इस बारी बेस ये रखा है मैंने, इस पे रखा हुआ है। तो एक फेस, दूसरी फेस और एक तीसरी फेस पीछे है, ठीक है। अब जैसे इसको हीट करते हैं ना, हीट करते ये बॉन्ड एक जना टूट जाए, या तो ये तोड़ दो या फिर ये तोड़ दो। जैसे यहाँ से तोड़ोगे बॉन्ड तो यहाँ पर ये वैलेंसी फ्री नहीं हो जाएगी क्या। और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनने लग जाएंगे। अब कुछ में ये टूटता है, कुछ में ये टूटता है, कुछ में क्या होता है हल्का फुल्का और ज़्यादा हीट कर दोनों टूट जाए, लेकिन प्राइमरीली बेस पे पहला एक वैलेंसी फ्री होता है, ठीक है। तो P और P, ये कुछ इस तरह से एक मॉलिक्यूल नहीं बन गया क्या। ऐसा एक और मॉलिक्यूल यदि हो जाए तो उसकी भी एक एक वैलेंसी फ्री है, इसकी भी एक वैलेंसी फ्री। क्या ये आपस में दोनों कंबाइंड नहीं हो जाएंगे क्या। और इस तरह से ये भी किसी से आगे से कंबाइंड, सॉरी यहाँ बनना चाहिए, सॉरी, ये आगे भी किसी से कंबाइंड होगा इसी तरह से। तो इस तरह से ये पॉलीमरिक फॉर्म में आ गया। तो P4 नहीं Pn लिख दो, या ओनली P लिख दो। और लास्ट वन इज ब्लैक फॉस्फोरस, जो बहुत कम दे रखा है। ब्लैक फॉस्फोरस जिसका प्रिपरेशन वाइट फॉस्फोरस से होता है, लेकिन इस बार ये जो टेम्परेचर है, एक छोटी सी बहुत प्यारी चीज़ थी वो मैं बताना भूल गया, लेकिन अब बता दूंगा, भूला नहीं इसका मतलब ना। ब्लैक फॉस्फोरस क्या होता है, हाँ वो छोटी सी बात की, इनर्ट मीडियम में हीट किया जाता है। अरे बाबा इसे भूलने क्या बात है, सोचो ना, इनर्ट मीडियम लोगे, एयर में रखो जल जाएगा वैसे ही। और ये भी इनर्ट मीडियम में 803 केल्विन पे हीट करते हैं, 803 केल्विन पे हीट करते हैं। और इनर्ट मीडियम में इस ब्लैक फॉस्फोरस के भी अलग अलग एलोट्रोप, अलग अलग फॉर्म मिलती है। एलोट्रोप क्या, ब्लैक फॉस्फोरस 2 फॉर्म में मिलता है, अलग अलग अरेंजमेंट में मिलता है, लेकिन अल्फा और बीटा बोलते हैं उसको। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो पॉलीमरिक फॉर्म, ये भी पॉलीमरिक फॉर्म ही है। तो वाइट फॉस्फोरस को गर्म किया। अब इसमें स्टेबिलिटी जो है वो रेड फॉस्फोरस की तुलना में भी ज़्यादा है, और रिएक्टिविटी रेड फॉस्फोरस की तुलना में कम हो जाएगी। इसका कारण वही दिया जाएगा, इसमें एंगुलर स्ट्रेन जो है वो क्या हो चुकी है, कुछ कम हो चुकी है। तो इसके बारे में 4.5 पॉइंट मैंने बोले हैं, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वही आपके NCERT बुक में दे रखे हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है डियर। चलो इसमें स्ट्रक्चर हालांकि NCERT में ड्रॉ नहीं कर रखी, लेकिन इसमें होगा क्या, ये वाली वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और ये 3D में चारों तरफ से पॉलीमरिक फॉर्म, ये तो लीनियर टाइप का बना, ये 2D 3D बन जाएगा। 3D में क्यों बनेगा, क्योंकि ये भी तो एक अलाइन नहीं ना एक्चुअली, ये भी जिगजैग में एक्चुअली आगे, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर लीनियर एक लोन पेयर की प्रेजेंस में कभी भी एक प्लेनर में नहीं आ सकता। ये भी नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, और ब्लैक फॉस्फोरस भी नॉन प्लेनर होता है, लेकिन पॉलीमरिक फॉर्म है जिसमें सारे फॉस्फोरस की एंगुलर स्ट्रेन, हाँ बच्चों के डाउट हो सकता है इसमें एंगुलर स्ट्रेन कम कैसे हो गई, तो हो तो गई एंगुलर स्ट्रेन कम। देखो जरा गौर से, यहाँ पर ये एंगल देखो 120 के आसपास नहीं चला गया, हालांकि 120 नहीं, उससे कम ही होगा, लेकिन कभी तो 60 पे था, 60 से ज़्यादा हो गया, एंगुलर स्ट्रेन कुछ हद तक तो कम हो ही गई। तो इस तरह से, और जब ये टूट जाएगा तो एंगुलर स्ट्रेन और कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है डियर। तो वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, इन तीनों के बारे में अच्छी खासी चर्चाएँ की अपन लोगों ने, और बढ़िया से एक अपन ने डील किया है। तो आप चाहो तो इसके यहाँ से नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, या NCERT से बनाओ, यही चीज़ें तुम्हें वहाँ मिलने वाली है, कोई डिफरेंट या अजीब सी चीज़ नहीं मिलेगी। और यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप शेयर करें, और ताकि उनका भला हो जहाँ तक ये सब कुछ नहीं पहुँच पा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।